वेलकम, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। हर शाम को 4 बजे पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर मैं बात करती हूं, कुछ मेहमानों को लेकर आती हूं जिससे आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें, सही डिसीजन ले सकें। और आज हम बात करने वाले हैं होम लोन पर मिलने वाले इंश्योरेंस की। घर खरीदने के लिए लगभग ज़्यादातर लोग होम लोन ही लेते हैं, और जब आप होम लोन लेते हैं तो आपका बैंक भी आपसे बार बार यही कहेगा कि देखिए, इसको कवर करने के लिए आप एक इंश्योरेंस ले लीजिए। मान लीजिए आपको कुछ हो जाए तो फिर होम लोन के पैसे की पेमेंट कैसे होगी, ये प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। क्यों बैंक इंसिस्ट करते हैं कि आपको उनसे ही होम लोन लेना चाहिए, और क्या आपको होम लोन लेते वक्त बैंक से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए या आप बाहर से भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, यानी किसी इंश्योरेंस कंपनी का बीमा ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या होम लोन को कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस ही काफ़ी है या फिर होम लोन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्लान्स भी बाजार में हैं, आप उनकी तरफ भी देख सकते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। मेरे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं वो हैं लीड इंश्योरेंस ब्रोकर्स के CEO आदित्य खंडेलवाल। थैंक यू सो मच आदित्य, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इनफैक्ट अगर जो लोग हमारे इस लाइव कॉन्वर्सेशन को में जुड़ेंगे और हमारी बातचीत सुनेंगे, वो भी अगर आदित्य से सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं एक बार तरीका बता देती हूँ। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा यूट्यूब पर अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो टॉप चैट का एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा मेरे स्क्रीन पर, तो ये राइट हैंड पर नजर आ रहा है, यानी जहां आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, वहां पर आप कमेंट्स की जगह आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बस ध्यान रखिए, पर्सनल फाइनेंस की जब बात आती है ना, तो आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे एक्सपर्ट को, उतनी आसानी होती है आपको जवाब देने में। यानी आपको एकदम स्पेसिफिक जवाब उतना मिल सकता है जितना आप हमें, जितनी जानकारी आप शेयर करेंगे। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा। सो आदित्य खंडेलवाल लीड्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स के मेरे साथ हैं। आदित्य, वेलकम टू मनी 9। जब भी कोई होम लोन लेने जाता है, इनफैक्ट मैं भी जब होम लोन लेने गई थी, तो बैंक आपको कहते हैं कि इसके साथ आप इंश्योरेंस लीजिए। ये इंश्योरेंस, होम लोन को कवर करने वाला इंश्योरेंस कितना ज़रूरी होता है और ये क्या होता है, ये टर्म इंश्योरेंस से अलग है? आप ज़रा इसके बारे में हमें समझाइए कि एक तो कितना ज़रूरी है और क्या बैंक से लेना ज़रूरी है। सबसे पहले थैंक यू प्रियंका, मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं आमंत्रित करने के लिए कि आपने मुझे बुलाया और मैं इस विषय पे आपसे बात कर सकूं। अगर हम होम लोन इंश्योरेंस की बात करते हैं, होम लोन इंश्योरेंस बेसिकली ले रहे होते हैं जो हमने लोन लिया है होम के अगेंस्ट में, उस लोन को सिक्योर करने के लिए। इसके दो मायने हैं। पहला है कि अगर जो बैंक आपको पेमेंट कर रहा है लोन का, वो इस पॉलिसी को लेना चाहता है ताकि अगर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है तो उसका लोन सिक्योर रहे। तो ये लेंडर्स के पॉइंट से उसकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड है, अगर हम क्या कहते हैं होम लोन इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट मेरे लिए भी इसलिए कि अगर कल को मुझे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो मेरी फैमिली को सफर ना करना पड़े और उस इंश्योरेंस से सीधा मेरे लोन का पेमेंट हो जाता है वहां पर जाके। हम जो टर्म प्लान ले रहे होते हैं, टर्म प्लान को हम लेते हैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटीज के लिए कि अगर कल को कुछ होगा तो मेरी फैमिली जो उस स्टैंडर्ड पे है, उस स्टैंडर्ड से आगे लाइफ को अपनी जी सके, उस पॉइंट के लिए। और होम लोन होता है कि आपने जो भी लोन लिया हुआ है उसका पेमेंट सीधा वहां करके उसको क्लोज कर दे। ओके, तो सो ये बेसिक। आपने मिस हैपनिंग जो शब्द यूज़ किया ना आदित्य, मैं चाहूँगी उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए। कौन सी मिस हैपनिंग के वक्त मेरे होम लोन का ये इंश्योरेंस मेरी मदद करेगा? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस हम लेते हैं तो उसमें तो प्योरली ये होता है कि भाई जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को क्लेम की राशि मिलती है। लेकिन अगर मैं एक होम लोन का प्रोटेक्शन प्लान लेती हूँ तो कौन सी वो मिस हैपनिंग्स हैं जो कवर होती हैं? जब आप होम लोन इंश्योरेंस ले रहे हो तो बेसिक आपका डेथ तो कवर कर रहा है कि अगर डेथ होगी तो जाके सीधा पेमेंट आपके लेंडर्स को हो जाएगा और आपका वहां पे लोन क्लोज हो जाएगा और आपकी फैमिली आराम से उस चीज को एंजॉय कर सकती है उसके बाद भी। डेथ के साथ साथ में अलग अलग राइडर्स उसके साथ अवेलेबल है। जैसे आप मान लो क्रिटिकल इलनेस है, किसी को क्रिटिकल इलनेस हो गई और वो लोन पे करने में आगे सक्षम नहीं है ईएमआई पे करने के लिए, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी वहां पर पे कर रही होती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई, उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगी। मान लीजिए अगर उसकी जॉब चली जाती है तो 3 से 6 महीने की ईएमआई तक का भी जो पेमेंट होती है वो इंश्योरेंस कंपनी उनको वहां पर पे कर रही होती है। तो डेथ के अलावा आपको इन सारी चीजों का भी बेनिफिट वहां पर मिल रहा होता है इसमें। ओके,
चार बेनिफिट जो आदित्य ने हाईलाइट की है, पहला है डेथ। अगर जो होम लोन जिसने लिया है, जो प्राइमरी होम लोन टेकर है, उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर इस लोन की पेमेंट आपके इंश्योरेंस से हो जाएगी। कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो ये राइडर के तौर पर आपको लेना होगा। मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, जानलेवा बीमारी है, ऐसी स्थिति में भी बीमा कंपनी आपके होम लोन इंश्योरेंस की लाइबिलिटी को पूरा करेगी। डिसेबिलिटी हो जाए कोई एक्सीडेंट में, किसी बीमारी की वजह से, तब कवर होगी। और 3 से 6 महीने की जॉब लॉस अगर की स्थिति में ये आपके 3 से 6 महीने की ईएमआई जो है वो कवर करने का इसमें प्रावधान होता है। अब ये बताइए आदित्य कि क्या ये इंश्योरेंस मुझे बैंक से ही लेना ज़रूरी है? मैं कैसे ये ले सकती हूँ? क्योंकि जब हम लोन लेने जाते हैं, होम लोन लेते हैं ना, तो बैंक हमें वहीं पर इंसिस्ट करते हैं कि आप ले लीजिए। हम इसे कैसे खरीदें और कैसे सिलेक्ट करें? क्योंकि अगर मैं राइडर्स जोड़ूंगी तो ये थोड़ा सा इसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा ना। तो पहले तो ये बताइए कैसे, कहाँ से खरीदें? बैंक से खरीदें, इंश्योरेंस कंपनी से खरीदें, और तरीका क्या होता है चुनने का सही होम लोन इंश्योरेंस? ओके। बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे लिए कहीं भी कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है कि मुझे ये होम लोन इंश्योरेंस बैंक से ही लेना है। ओके। बैंक आपको एक ऑफर बना के देता है कि ठीक है, हमारा ये प्राइस आ रहा है। एंड जैसा आपने कहा कि आप राइडर ऐड करोगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। आप जितने बेनिफिट्स ऐड करते जाओगे या पॉलिसी में लोड करोगे तो उसका प्रीमियम उस अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है वहां पर। ठीक। सेकंड, आप बाहर भी किसी भी कंपनी, जैसे क्या कहते हैं, आप नेशनलाइज कंपनी की बात करो, एसबीआई लाइफ है या टाटा एआईए है या आप पीएनबी मेट लाइफ की बात कर रहे हो, तो वो भी आपको ऋण सुरक्षा प्राप्त करते हैं। आप उनसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपने लिए कोट अरेंज कर सकते हो, या कोई भी एजेंट लाइक क्या कहते हैं, लीड्स है या ब्रोकर या कोई भी अदर मेंट के थ्रू ऑनलाइन भी आप उनके कोट्स चेक कर सकते हो। आप उसको कंपेयर करो, जो आपको क्या कहते हैं बेनिफिट दिख रहा है उसके थ्रू अपनी पॉलिसी को प्लेस करके हाइपोथेकेशन बैंक को दे सकते हो। मतलब कि जो उसमें बेनिफिशियरी होगा वो आपका बैंक होना चाहिए। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक से ही लें। अब ये बताइए बैंक। कि ओके, होम लोन इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है? क्योंकि जो मैं अभी तक समझती थी, आपने मुझे क्लैरिफाई किया कि जब मैं होम लोन पे इंश्योरेंस लेती हूँ तो वो मुझे टर्म इंश्योरेंस ही मिलता है। फिर अगर मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है तो क्या मुझे होम लोन इंश्योरेंस लेना चाहिए? होम लोन इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में अंतर है कुछ या नहीं है, दोनों एक ही हैं? होम लोन इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ टर्म इंश्योरेंस इटसेल्फ। बट होता क्या है कि जब आप होम लोन इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो आपका जितना होम लोन का अमाउंट है वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी चल रही होती है। मान लीजिए आज मैंने 15 लाख रुपए का लोन लिया 15 साल के लिए। आज उसका जो अमाउंट है वो 15 लाख प्लस जो आपका उस पे वो बनता है ब्याज, उतना अमाउंट आपका हो रहा होता है। तो आप उतने से अपनी पॉलिसी स्टार्ट करते हो। कल को जब आप 1 साल का लोन का अमाउंट पे कर देते हो ईएमआई के थ्रू, तो आपका लोन अमाउंट कम हो जाता है, उस हिसाब से आपका कवरेज भी कम हो जाता है। तो जो होम लोन इंश्योरेंस है वो डिक्रीमेंटल काम कर रहा होता है कि जितना मेरा लोन पेंडिंग होगा उस हिसाब से वो पॉलिसी का अमाउंट भी कम होता जाएगा। इसी के अगर आप अगेंस्ट में देखोगे टर्म इंश्योरेंस क्या है कि आप अपने हिसाब से लेते हो कि मुझे ठीक है 85 ईयर्स या 75 ईयर्स तक की एज के लिए कवर चाहिए और मुझे 1 करोड़ 50 लाख जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से उसको परचेज कर रहा होता है। सेकंड हैंड पे अगर आप देखोगे होम लोन इंश्योरेंस का जो टेन्योर होता है वो आपका लोन अमाउंट का टेन्योर ही होता है कि जब तक मेरा लोन चलेगा तब तक मेरी होम लोन इंश्योरेंस की पॉलिसी काम करेगी। उसके अगेंस्ट में अगर आप बात करते हो जो टर्म इंश्योरेंस है उसका पीरियड हम डिफाइन करते हैं अपने आप से कि मुझे 100 साल की एज तक चाहिए, 85 ईयर्स तक की एज तक चाहिए। तो ये मेजर डिफरेंस है उसकी जगहों पर। ओके, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या होम लोन स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्लान्स मार्केट में है? होम लोन प्रोटेक्शन प्लान अलग है और टर्म इंश्योरेंस अलग है क्या? या फिर होम लोन प्रोटेक्शन के लिए भी आपको टर्म इंश्योरेंस ही बेचा जाता है? नहीं, होम लोन का प्रोडक्ट और जो आपका टर्म इंश्योरेंस है वो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप ओके। देखेंगे मार्केट में जाके, जैसे मैंने एक आपसे बात करा था एसबीआई ऋण की बात की, मैंने ऋण सुरक्षा की। तो वो बेसिकली प्रोडक्ट ड्राफ्ट ही लोन के लिए हुआ है। आप चाहे आप मोटर लोन ले रहे हो तो वहां पे भी काम करेगा, अगर आप होम लोन ले रहे हो तो वहां पर भी काम करेगा, क्योंकि आप जो जो चीजें परचेज कर रहे हो आप हर जगह पे लोन की सिक्योरिटी अपनी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, आप मान लो क्या कहते हैं, आज मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने लोन लिया उसके अगेंस्ट में, अगर मैं इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ कोई भी और मुझे कुछ हो गया तो उसकी जो भरपाई करनी पड़ेगी वो मेरी फैमिली को करना होता है बाद में जाके। और वो जो उससे लेंगे चीजें या वसूली करेंगे वो अपनी मेरी फैमिली से या मेरी प्रॉपर्टी से करेंगे।
तो हमें इस चीज को इसलिए चूज करना चाहिए ताकि मेरे बाद भी मेरी प्रॉपर्टी और मेरी फैमिली सिक्योर रहे, उनको बेघर ना होना पड़े, अगर हम बहुत हाई टर्म्स में बोले तो। ओके, तो ये बताइए कि कितना कवर आपको लेना चाहिए। आई एम श्योर ये डिपेंड, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही तय होगा कि आपकी होम लोन की राशि क्या है, राइट? जब भी आप क्या कहते हैं होम लोन को चूज कर रहे होते हो, तो वो आपका बेसिक, आपका जितना लोन अमाउंट है उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। जितना आपका लोन का अमाउंट होगा उतना ही आपकी होम लोन इंश्योरेंस की पॉलिसी का होगा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जब भी आपको कुछ होगा तो आपके पूरे लोन का पेमेंट होना चाहिए। तो आपका सम इंश्योर्ड अकॉर्डिंग टू आपके होम लोन अकाउंट के बराबर होता है। जैसे ही अगर कुछ होगा, जितना आपका बैलेंस अमाउंट होगा, इंश्योरेंस कंपनी सीधा लेंडर को पे करेगी और आपका वहां पर अकाउंट क्लोज हो जाएगा लोन का। ओके, ऑल राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। और अब क्योंकि जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जॉब लॉस जो है वो लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है। उसी पर दो व्यूअर लाइव क्वेश्चन भी आए हैं आदित्य। सुब्रत और समानता का सवाल सबसे पहले लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर जॉब लॉस होती है और इसमें अगर वो ईएमआई का रिलीफ उन्हें मिलता है, तो जॉब में लौटने के बाद जो अमाउंट का रिलीफ, जो 6 महीने या 3 महीने का मॉरेटोरियम जैसा जो उनको मिला है, वो इन्हें वापस इंश्योरर को देना होगा, राइट? यानी इनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाएगी जॉब मिलने के बाद। हो सकता है वो 3-6 महीने का इन्हें एक रिलीफ मिलेगा। नहीं, अगर क्या कहते हैं आपकी मान लीजिए जॉब चली गई, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने अपना क्लेम कर दिया कि आपको 3 से 6 महीने का हम देंगे सेटलमेंट। वो डिपेंड करता है कि आपने कितने महीने का ईएमआई का सेटलमेंट लिया हुआ है, 3 महीने का या 6 महीने का। अगर क्लेम आता है, वो आगे की ईएमआई पे करेंगी। आपकी जॉब लगती भी है तब भी आपको उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि दिस वॉज अ एड ऑन फीचर ऑफ योर पॉलिसी। ये आपकी पॉलिसी का पहले से एड ऑन फीचर था जिसके लिए आपने पेमेंट किया हुआ है एड ऑन में राइडर्स पे। तो आपको वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। ओके, तो ये जो 3 महीने का मॉरेटोरियम है उसका पैसा मुझे नहीं देना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा आपको कोई भी, क्योंकि वो ओके। मैंने एडवांस में जब पॉलिसी परचेज की थी तभी ऐड करवा लिया था इस फीचर को कि अगर कभी ऐसा होगा तो आप पे करोगे मुझे वहां पर। अच्छा आदित्य, ये होता है कि जब आप होम लोन इंश्योरेंस लेट्स से आप बैंक से खरीदते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करना चाहती हूँ। तो वो जो राशि है वो आपके ईएमआईज में वो डिवाइड कर देते हैं, राइट? मतलब ये और वन टाइम पेमेंट इसका करना होता है। थोड़ा प्रोसेस समझाइए क्या होता है, क्योंकि मुझे इसमें दिक्कत ये है कि अगर वो मेरे लोन की राशि में से ऐड कर देते हैं और मुझसे ईएमआई लेंगे, तो मुझे इसमें यानी जब तक लोन का टेन्योर रहेगा ब्याज भी देना पड़ेगा इंश्योरेंस की राशि पर। करेक्ट है। आप ये समझो कि मान लो क्या कहते हैं मैंने 20 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया। ठीक है, 20 लाख रुपए के लोन के ऊपर अगर मेरी एज, मेरी जो क्या कहते हैं मेडिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम बनता है, लेट सपोज 50,000 रुपये बनता है जी। फॉर एग्जाम्पल। 50,000 रुपए का लोन, 20 साल का मेरा टेन्योर था, 20 साल के हिसाब से 50,000 रुपये बना। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये कह सकते हो कि अपफ्रंट में 50,000 रुपये पे कर रहा हूँ, मेरी पॉलिसी इशू कर दो। 50,000 ठीक। की पॉलिसी अगर है आप कह रहे हैं, 20 लाख का लोन है, हाँ, 50,000 की पॉलिसी की कीमत बन रही है। करेक्ट है। आप 50,000 रुपये अपफ्रंट पे करके भी पॉलिसी परचेज कर सकते हो कि ठीक है लोन मेरा, आप 20 लाख का इशू करो और इसका पेमेंट मैं अलग से कर रहा हूँ अपने अकाउंट से करने के लिए। ठीक। सेकंड तरीका क्या है कि आपने क्या कहते हैं आप वहां पर चाहते हो कि मैं अपफ्रंट पेमेंट ना करूं, या किसी के पास नहीं है कि वो अपफ्रंट पेमेंट कर सके, तो जो बैंक होता है वो उस अमाउंट को आपके लोन में ही ऐड कर देता है। तो अब आपका जो लोन अमाउंट होगा वो 20,50,000 रुपये हो गया, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ईएमआई ड्राफ्ट होती है फर्दर। तो जो आपने लोन लिया वो बढ़ के 20,50,000 हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी ईएमआई डिफाइन हो रही है। तो मेरी ईएमआई और ऑब्वियस लाइबिलिटी सी तो बात है, बढ़ अगर जाएगी, और ईएमआई लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो मुझे उस पर ब्याज भी तो देना पड़ेगा। वो मेरे प्रिंसिपल से ही तो जुड़ जाएगी ये रकम। ऑब्वियसली अगर आप ये मानो कि आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए भी लोन लिया है, होम लोन के अलावा आप इंश्योरेंस के लिए लोन ले रहे हो, तो ओके। आपको उसको वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट्स अ लोन कि 50,000 में अपफ्रंट नहीं दे पा रहा था, तो मैंने बैंक से लोन लिया, उसके बाद इंश्योरेंस लिया। तो और उस अगर मैं साइकोलॉजी कहूँ से अगर मैं आप समझो, अपफ्रंट इसको एज ए लोन नहीं, मैं हर महीने की प्रीमियम इसका हर महीने चुकाऊंगी, तब इज इट बेटर, या ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास? ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आपको ओके। सिंगल शॉट ही वहां पे करना होता है इसके लिए। सो अगर आदित्य मैं कहूँ कि मैं बैंक ए से लोन ले रही हूँ, लेकिन मैं इंश्योरेंस जो है वो किसी और बैंक माफ़ कीजिएगा, किसी और इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ए से लोन लिया, और मैं जो है एक इंश्योरेंस कंपनी है XYZ जिससे मैं इंश्योरेंस लेना चाहूँगी, इज इट पॉसिबल? यस, आप क्या करते हैं स्वतंत्र हैं, आपने लोन करवाया मान लीजिए ए से, आप उसके बाद XYZ या ABC या किसी भी कंपनी से अपने लिए लोन के लिए अगेंस्ट में पॉलिसी ले सकते हैं।
बट जो लोन के अगेंस्ट में उन्होंने आपको वो बना के दिए हैं कि हमारे पास ये कवरेज होने चाहिए, जो भी उनकी एसओपीज हैं हमें उसको फॉलो करना होगा कि आपका अमाउंट उससे कम ना हो, आपका टेन्योर उससे मैच कर रहा हो। तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास पॉलिसीज अवेलेबल है, तो आप परचेज कर सकते हो बाहर से। बस फाइनेंसर में आपको हाइपोथिकेशन देना पड़ता है, वही एक्स बैंक का ही जिससे आपने लोन लिया है। ओके, तो ज़रूरी नहीं आप बैंक से ही लें, आप बाहर से भी लें। ओके, होम लोन को लेकर के लोग अक्सर इसके बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या फिर मतलब कम इंटरेस्ट के लिए दूसरे बैंक में, आप बैंक ए में आपका लोन चल रहा है होम लोन, आप बैंक बी में चले जाते हैं, भाई वहाँ पे मुझे अच्छा ब्याज मिल रहा है। ऐसी स्थिति में इस इंश्योरेंस का क्या होगा अगर मैंने उस बैंक से इंश्योरेंस लेके अपफ्रंट वाला पेमेंट ऑप्शन लिया है? बेसिकली आप जब बैंक से पॉलिसी ले रहे होते हो तो बैंक एज अ एजेंट काम कर रहा है उसके बीच में, कि उसने आपकी पॉलिसी किसी एक्स वाई जेड या एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से करवा दिया। मान लो आपने सोचा कि मेरा अभी तक लोन जो चल रहा था वो किसी एक्स कंपनी से चल रहा था, अब मुझे उसको वाई पे शिफ्ट करना है क्योंकि मुझे 0.25 या 0.5 वट एवर का डिफरेंस मिल रहा है उसके इंटरेस्ट रेट पर। ठीक, आपका पहले लोन 30 लाख का था, आपने उसको 28 लाख रुपए या उससे बढ़ा के भी अगर ट्रांसफर किया, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, सिंपली उसको कहते हो कि भाई क्या कहते हैं मेरा लोन अब एक्स से वाई पे ट्रांसफर हो गया है, ये रही पुराने वाले बैंक की एनओसी और ये रही नए बैंक का सैंक्शन लेटर। उसके बिहाफ पर वो आपका फाइनेंसर चेंज कर देते हैं और आप उसको क्या कहते हैं पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हो वहां पे। ओके, और अगर मैं इसको पेमेंट कर दूं, प्री पेमेंट अगर मैं लोन का कर रही हूँ, तब क्या होगा? अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हो तो आपने पॉलिसी होम लोन के अगेंस्ट में ली हुई थी, अगर आपने हम्म। प्री पेमेंट कर दिया तो पॉलिसी वहां पर क्लोज हो गई। क्योंकि हमने जो पर्पस था कि अगर मेरा लोन चल रहा है और कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसको कवर करना है। लोन मैंने पे कर दिया, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, चाहे मैंने प्री पेमेंट किया हो चाहे उसको क्या फिर कहते हैं वो मैं टाइमली खत्म हो किया गया हो, यानी वहीं पर। पर्पस सॉर्ट हो गया वहां पर जो ठीक है। मेरा पर्पस था। एक और तरीका हो सकता है अपने होम लोन की लायबिलिटी को कवर करने का टर्म इंश्योरेंस का। इससे जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे आदित्य पूछूंगी, पर उससे पहले व्यूअर के क्वेश्चंस कुछ लेते हैं। देखिए, मैं बोल रही थी ना ये जॉब लॉस की जो हमने बात की, तो यही सवाल एक जो योर ओन लर्निंग सेंटर नाम के हैंडल से आया है कि जॉब लॉस होने पर 3 से 6 महीने की जो ईएमआई पे करने की आपने बात की, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। सुब्रतो ने जो सवाल पहले पूछा था उसमें ये पूछ रहे हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास नौकरी है या नहीं है? जब क्या कहते हैं आप इसके लिए मान लीजिए अगर आप कोई भी चीजों के लिए क्लेम बुक करते हो, ऐसा नहीं है कि मुझे ऑटोमेटिकली मालूम पड़ रहा है कि किसी को क्रिटिकल इलनेस हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी की जॉब चली गई है। जब भी आपको किसी भी राइडर का या किसी भी पॉलिसी का बेनिफिट लेना होता है तो आप मेरे पास क्लेम बुक करते हो, मेरे पास मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास या आपका जो सर्विस प्रोवाइडर उसके पास। जब आप उसके पास क्लेम बुक करोगे तो वो आपसे सर्टेन चीजें पूछेगा। अगर मान लीजिए जॉब गई है तो रेजिग्नेशन लेटर क्या है आपका, या आप क्या कहते हैं रिलीविंग लेटर कहाँ है आपका उस टाइम पे, इसका मतलब आप जॉबलेस हो। ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं और ज्वाइन कर रखा है उसके टाइम पर, वो आपका वो भी मांगेगा बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि सैलरी अपने बैंक में ही लेते हो हर जगह पर करने के लिए। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, जॉब किस कारण से गई। अगर मैंने स्वैच्छिक छोड़ा है तो वहां पर क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे, या मेरे क्या कहते हैं गलत व्यवहार के चक्कर में मुझे हटाया गया तो भी नहीं होगा। जॉब अगर ले ऑफ हुई है किसी मार्केट सिचुएशन के चक्कर में, या वो ले ऑफ कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, तो जाके वहां पर ट्रिगर करेंगे, तो वहां पर भी कंडीशंस एप्लीकेबल हैं अकॉर्डिंगली। ओके, और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें देने होंगे। और जो एक सवाल ये भी था कि थोड़ा सा और बताइए कि ईएमआई जो आपको देने से छुट्टी मिल जाती है जॉब लॉस में, ये योर ओन लर्निंग सेंटर नाम के हैंडल से ये सवाल पूछ रहे थे। थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करके बता सकते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में आदित्य? बेसिकली सिंपल प्रोसेस है इसका। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप मेरे पास क्लेम बुक करते हो, ओनस जो होता है वो हमेशा इंश्योर्ड के ऊपर होता है हमेशा के लिए, कि भाई क्या कहते हैं ठीक है मेरी जॉब चली गई है मैं जॉबलेस हूँ। हम वो डॉक्यूमेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसके अकॉर्डिंग जो आपका जब ईएमआई ट्रिगर करने वाला होता है तो बैंक को ट्रांसफर करके वहां पर उसको क्लोज कर देता है, 3 महीने का या 6 महीने का। तो आपको वहां पर ब्रेकअप मिल जाता है कि ठीक है 3 महीना 6 महीना आप अपनी ईएमआई से फ्री हो, बाकी खर्चे आप मीट आउट करो, प्लस अपनी आगे की उसके जॉब के लिए वर्किंग कर सकते हो वहां पर। ओके, जब होम लोन इंश्योरेंस का हम प्रीमियम पे करते हैं उस पर क्या टैक्स बेनिफिट हम ले सकते हैं? यस, जो आप होम लोन इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी ले रहे हो उसका आपको 80 के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ओके, सो इनकम टैक्स। एटीसी के वो जो लिमिट है उसके अंदर आप, जिसमें आप इंश्योरेंस प्रीमियम्स की छूट लेते हैं, वहाँ पर आप जी। इसकी छूट ले सकते हैं।